Okay, so we'll go ahead with next and the last theory topic of this chapter. So if you remember, हमने कल के सेशन में, if you remember, we have seen Rayleigh's criteria. Rayleigh's criteria मतलब जब हमारे पास दो पॉइंट सोर्सेज होते हैं और उन दो पॉइंट सोर्सेज के दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं. if you remember, नॉर्मली क्या था कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इफ यू हैव अ पॉइंट सोर्स तो उसका एक पॉइंट इमेज बनना चाहिए. लेकिन आइडियली होता है पॉइंट सोर्स का जो इमेज बनता है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है. ट्रांसमिटेड पैटर्न में सेंटर में होता है ब्राइट डिस्क जिसको तुम बोलते हो एरिस डिस्क, और उसके सराउंडिंग में होते हैं अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स. करेक्ट. तो दो पॉइंट सोर्सेज होंगे, तो एक लेंस से पास होने के बाद, मतलब एक लेंस दो पॉइंट सोर्सेज के दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा. ये जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दे मे अपीयर एज अ सिंगल पैटर्न, दे मे अपीयर जस्ट रिजॉल्व, और दे मे अपीयर वेल रिजॉल्व. वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सोर्सेस पे. मैं जानबूझ के यहाँ पे वो स्लाइड्स नहीं ला रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू इमेजिन अगेन. दो पॉइंट सोर्सेस, दो डिफ्रैक्शन पैटर्न, दो डिफ्रैक्शन पैटर्न दो अलग से दिख भी सकते, नहीं भी दिख सकते. तो दे मे अपीयर टू यू एज इफ दे आर ओवरलैपिंग. इसको बोलते हैं अनरिजॉल्व. You may see that these two patterns are just separated. It is called as just resolved. And you may see that these two patterns are well separated. That is well resolved. So the distance small d between the two sources for which the two patterns are just resolved is called as limit of resolution. तो कल यहाँ तक डिफाइन किया था, और इसको बोलते हो रेलिक्स क्राइटेरिया. रेलिक क्राइटेरिया कब होता है? जब आपके पास जस्ट रिजॉल्व हो. और मैंने आपको बताया था कि जस्ट रिजॉल्व का कंडीशन क्या था. प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन पैटर्न शुड ओवरलैप विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर. तो इसका मतलब दो सेंट्रल मैक्सिमा का जो डिस्टेंस है, जिसको हमने नाम दिया था वाई बोला था ना, और एक सेंट्रल मैक्सिमा का उसी के पहले मिनिमा का जो डिस्टेंस है एक्स. तो जब y इक्वल टू एक्स हो इसको बोलते हो आप जस्ट रिजॉल्व. अगर y लेस देन एक्स हो तो इसको बोलते हो अनरिजॉल्व, और y ग्रेटर देन एक्स हो तो बोलते हो वेल रिजॉल्व. तो y इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग रेलिक क्राइटेरिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेलिक क्राइटेरिया. तो नाउ विल मूव अहेड टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. तो अभी दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो हमने थ्योरी सीखा कल, रेलिक क्राइटेरिया, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए था. लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं, एक है माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप. तो आज हमारा टास्क है माइक्रोस्कोप के लिए और टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिफाइन करना और रिजॉल्विंग पावर डिफाइन करना. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिफाइन कर लिया तो रिजॉल्विंग पावर अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. तो लेट अस सी वन बाय वन. द मिनिमम डिस्टेंस इसमें टू पॉइंट सोर्सेस में, तो मिनिमम डिस्टेंस बाय विच टू पॉइंट सोर्सेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर so that their image as produced by microscope are just seen separate, मतलब just resolved is called as limit of resolution. तो ये जो दो A और B पॉइंट सोर्सेस आप देख रहे हो, इसमें मिनिमम डिस्टेंस फॉर विच A डैश एंड B डैश आर जस्ट रिजॉल्व, उसको बोलते हो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. और ये डिस्टेंस है, मतलब ये लीनियर सेपरेशन है. और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल क्या देगा? रिजॉल्विंग पावर. बराबर. So suppose A and B are 2 point objects at a distance d apart. A dash and B dash are their respective images. तो वहां पे मैंने दिखाया ऑलरेडी. The image of A and B, आपको पता है A और B का इमेज क्या होगा? It consists of central bright disk, जिसको तुमने बोला था Aries disk, surrounded by alternate dark and bright bands. Now according to Rayleigh criteria, the images are said to be just resolved if the central maximum of one falls onto first minimum of other. ऑफ द सेकेंड मतलब अदर. राइट. तो ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है डी, इसके तीन फॉर्मूला बनते हैं. तीन क्यों बताता हूं. नंबर वन, पहला फॉर्मूला आता है 1.22 लैम्डा बाय 2 साइन अल्फा, और अल्फा आपको एंगल दिख ही रहा है. बराबर. नाउ यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको डिराइव नहीं करने, सिर्फ यू आर सपोज टू नो दिस. तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन for a microscope 1.22 lambda upon
2 साइन अल्फा। किसके लिए? फॉर सेल्फ लुमिनस पॉइंट सोर्सेस। डू यू रिमेम्बर हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस देखा था? हाँ, तो प्राइमरी सोर्सेस के लिए, क्योंकि सेल्फ लुमिनस मतलब जो सोर्सेस खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको तुम बोलते हो सेल्फ लुमिनस, मतलब प्राइमरी। तो प्राइमरी मतलब सेल्फ लुमिनस। तो प्राइमरी सोर्सेज के लिए या सेल्फ लुमिनस के लिए फॉर्मूला में क्या आता है? 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। और ये 1.22 नहीं आता है किसमें? नॉन सेल्फ लुमिनस में, तो सिर्फ लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा फॉर नॉन सेल्फ लुमिनस, मतलब जिनका खुद का लाइट नहीं, सेकेंडरी सोर्सेस। गुड। और अब नॉर्मली क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट स्पेस है, ऑब्जेक्ट स्पेस मतलब जिस स्पेस में ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट स्पेस में एयर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट स्पेस में कोई और लिक्विड भर दिया मैंने। तो ये जो और लिक्विड भरा ना मैंने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू। तो उस केस में एक स्मॉल चेंज होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 साइन अल्फा की जगह पे क्या आएगा? 2 म्यू साइन अल्फा, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन द ऑब्जेक्ट स्पेस। बराबर, सिर्फ म्यू एक्स्ट्रा आएगा। और जो म्यू साइन अल्फा इसको बोलते हो तुम न्यूमेरिकल एपर्चर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट के लिए 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। अगर सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में कोई मीडियम हो तो 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। और नॉन सेल्फ लुमिनस के लिए लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में कोई लिक्विड है जिसका मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फिर क्या लिखोगे? लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। राइट। तो अगर आपको रिजॉल्विंग पावर चाहिए तो रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है हमारे पास? लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, इसका रेसिप्रोकल अपॉन लैम्डा। डन। राइट। और अगर ऑब्जेक्ट सेल्फ लुमिनस है तो यहाँ पे 1.22, बस इतना ही डिफरेंस है। गुड, याद रहेगा। अब आ जाते हैं टेलीस्कोप पे। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप सिर्फ थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप के केस में जो 2 पॉइंट सोर्सेस थे ए और बी, उनमें हम लोग प्रैक्टिकली डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं द डिस्टेंस, लिखा है ना मिनिमम डिस्टेंस, बोला गया मिनिमम डिस्टेंस। यस। In case of telescope, normally you use telescope to look at astronomical objects. तो 2 स्टार, तो अभी वो 2 स्टार का डिस्टेंस में मेजर कर नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता हूँ? एंगल। तो यहाँ पे एंगुलर रिजोल्यूशन होगा, नॉट लीनियर। एंगुलर सेपरेशन होगा। और फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं हो इसलिए भी तुमको पता होना चाहिए। इफ यू लुक एट द फॉर्मूला प्रॉपरली, इफ यू सी, ये डी मतलब कौन था? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? तो अगर आप चेक कर रहे हो 1.22 तो नंबर है, नीचे भी नंबर है, क्योंकि साइन ऑफ एंगल इज अ नंबर। ऐसे होता है ना, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, तो नंबर है। तो बाकी सब नंबर है, सिर्फ लैम्डा क्या है? लेंथ। तो लेंथ इक्वल टू लेंथ, लेंथ इक्वल टू लेंथ। तो यहाँ पे ना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर माइक्रोस्कोप बोला हो तो उसके डायमेंशंस क्या आएंगे? L⁻⁴ और टेलीस्कोप बोला हो तो L⁻�0, क्योंकि वो क्या बनेगा? हाँ, तो अभी याद रखना, अब जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा तब आपको ये काम में आएगा। देखो क्या बोला है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? लीस्ट एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्टिव बाय द 2 डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज जस्ट रिजॉल्व। So what is the limit of resolution here? It is the least angle subtended by, किसने subtend किया? Subtended at, किसने subtend किया? 2 distant objects ने। कहाँ पे? At the objective such that they can be distinguished as just resolved। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 स्टार है, दे आर एट लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस को तुम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हो। तो हमारे पास दो डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, राइट? दे आर सबटेंडिंग एंगल एट द ऑब्जेक्टिव। अभी ये तो तुमको पता होना ही चाहिए रे ऑप्टिक्स से, टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो उसमें 2 लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। ऑब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो जब तुम टेलीस्कोप से देखते हो
तो एक जहां से तुम देख रहे हो वो आईपीस होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो 2 पॉइंट सोर्सेस का लाइट है वो ऑब्जेक्टिव पे फॉल हुआ कि आईपीस पे? ऑब्जेक्टिव पे, इसलिए क्या बोला है? ऑब्जेक्टिव। तो ये जो 2 पॉइंट सोर्सेस है इन्होंने एंगल किस पे सबटेंड किया? ऑब्जेक्टिव पे। वेरी गुड। और कितना एंगल है सच दैट दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व? तो अगर आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिफाइन करना हो तो बोल सकते हो द लीस्ट एंगल subtended at the objective by the two distant point objects which can be distinguished as just resolved। और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे जो ये एंगल है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसको मैंने क्या बोला है? डी थीटा। सो लेट डी थीटा बी द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एंड ए इज द डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। ये किसका डायमीटर? ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? स्मॉल ए। क्या बोल रहे हैं उसको? स्मॉल ए। ये जो लेंस है इसका डायमीटर कितना है? ए। गुड। द इमेज ऑफ ईच पॉइंट इज, वही वापस सेम स्टोरी रिपीट। डिफ्रैक्शन पैटर्न उसमें क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा सराउंडेड बाय डार्क एंड ब्राइट बैंड। अब टेलीस्कोप के केस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए तुम पहले अच्छे से यहाँ ध्यान दो। हमारे पास 2 पॉइंट सोर्सेस है S1 एंड S2। कहाँ पे है? लार्ज डिस्टेंस पे है। तो एंगल कितना सबटेंड किया? डी थीटा। ये डी थीटा क्या है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इस एंगल पे दो दो इमेजेस दे आर जस्ट रिजॉल्व। बराबर। जस्ट रिजॉल्व का कंडीशन क्या था पहले वो बताओ। एक का सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे का फर्स्ट मिनिमा क्या होना चाहिए? कोइंसाइड, ओवरलैप। तो यहाँ पे ये P1 is the central maxima of S1 and P2 is the central maxima of S2। P1 किसका सेंट्रल मैक्सिमा है? S1। P2 किसका है? लेकिन P1 ये सेकेंड का S2 का पहला मिनिमा भी है और P2 ये फर्स्ट का पहला मिनिमा भी है। क्यों ऐसा? क्योंकि जस्ट रिजॉल्व में यही तो होता है ना, एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप होता है। तो P1 किसका सेंट्रल मैक्सिमम था? P1 किसका सेंट्रल मैक्सिमम था? S1 का। और P1 किसका पहला मिनिमा है? S2 का। P2 किसका सेंट्रल मैक्सिमम है और किसका पहला मिनिमा है? तो देखो वही लिखा है इसमें सब। P1 and P2 are positions of central maximum of two images respectively। बराबर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रेलिक्स क्राइटेरिया these two images मतलब P1 and P2 are said to be just resolved if the central maximum of first falls on the first minimum of the second and vice versa। पहले के सेंट्रल मैक्सिमा पे दूसरे का पहला मिनिमा और दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमा पे पहले का दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमम पे पहले का कौन सा मिनिमा? फर्स्ट मिनिमम। वही लिखा है यहाँ पे। गुड। द पार्ट डिफरेंस, अब ये पार्ट डिफरेंस की बात करें, देख लेते हैं। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन AP1 एंड BP1 इज 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको याद होगा जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो वो लेंस से पास होने के बाद इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो AP1 और BP1 ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर सेम डिस्टेंस कवर किया तो पार्ट डिफरेंस कितना? अगर पार्ट डिफरेंस 0 तो वो पॉइंट ब्राइट होता है। वही वही बोला है इधर। हेंस P1 इज सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द इमेज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन BP2 एंड AP2 इज इक्वल टू, अब ये जो P2 है, P2 इस पे जो रेस पहुंच रहे हैं A से तो AP2 और B से तो BP2, आर दिस डिस्टेंस सेम? नो, सेम नहीं है ना। तो क्या होगा? वहां पे पाथ डिफरेंस होगा। और मैंने आपको बताया था, डिफ्रैक्शन में ही बताया था, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हो? कहां से कहां तक? एक रे से हाँ दूसरे रे तक। तो डू यू सी यहाँ पे मैंने ए से मतलब पहले रे से दूसरे रे पे पार्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखा? राइट, देखा? वेरी गुड। तो ये एंगल कितना बना? 90। तो ए पॉइंट और ई पॉइंट के बाद डिस्टेंस होगा सेम, तो पार्ट डिफरेंस कितना है? बी। तो पार्ट डिफरेंस बी है।
तो सेम ही है. हाउ डू यू फाइंड आउट पार्ट डिफरेंस? बी, सेम स्टोरी रिपीट्स. फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी ई. साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट साइड, मतलब बी ई ए बी. लेकिन ए बी को स्मॉल ए बोला है और एंगल स्मॉल है, तो साइन डी थीटा. एंगल इज वेरी स्मॉल बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम यू, इसलिए एंगल इज वेरी स्मॉल. बराबर. अगर एंगल स्मॉल है तो साइन डी थीटा इज डी थीटा. बराबर. बीई इज पार्ट डिफरेंस अपॉन ए बी इज ए, स्मॉल ए. तो स्मॉल ए इसको यहाँ पे लेके आ गए. तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? ए डी थीटा. वही लिखा है. व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? यू सी ए डी थीटा. बराबर. तो AP2 और BP2, इसमें डिफरेंस कितना है? ए डी थीटा. सही है? पक्का पक्का सही है? श्योर श्योर सही है? 100% सही है. वेरी गुड. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक बात बताओ, डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा बनने का कंडीशन क्या था? पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा. मिनिमा कंडीशन था. पार्ट डिफरेंस डेल्टा शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा कितना आया? ए डी थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा. लेकिन वेट, P2 ये सेकेंड सोर्स S2 का सेंट्रल मैक्सिमम होने के साथ साथ पहले का क्या है? कौन सा मिनिमा? फर्स्ट. तो n की वैल्यू क्या है? 1. तो ए डी थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 लैम्डा, मतलब लैम्डा. तो ए डी थीटा इक्वल टू, तो व्हाट इज डी थीटा? लैम्डा बाई ए. बस वही सब कुछ लिखा है यहाँ पे. तो इफ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड द सेम थिंग. मैंने क्या लिखा है? पार्ट डिफरेंस कितना है? ए डी थीटा इक्वल टू, तो डी थीटा कितना है? लैम्डा बाई. ये कहाँ से आया? मैं ये वहीं से आया. P2 जो पॉइंट है ना, P2 ये सेकेंड का सेंट्रल मैक्सिमम होने के साथ साथ पहले का क्या था? फर्स्ट मिनिमा था. क्या था? फर्स्ट मिनिमा था. तो हमको तो पता है ना कि पार्ट डिफरेंस फॉर मिनिमा कितना होता है? एन लैम्डा. लेकिन एन की वैल्यू कितनी है? 1. तो पार्ट डिफरेंस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? लैम्डा. लेकिन पार्ट डिफरेंस कितना था? तो इन दोनों से क्या मिल गया हमको? ए डी थीटा. ए डी थीटा इक्वल टू क्या मिल गया? लैम्डा. तो डी थीटा कितना मिल गया? तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? लैम्डा बाई ए. लैम्डा इज लेंथ, L raised to 1, A is also L raised to 1. तो L raised to 1 और L raised to 1 कैंसल. तो ये आ गया आपका एंगल. तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डायमेंशन लेस टेलीस्कोप के लिए होता है कि माइक्रोस्कोप के लिए होता है? वो क्या आता है? लैम्डा बाई ए. वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड ए इज एपर्चर डायमीटर ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस. बराबर. वो लिखा ना मैंने, करेक्शन भी तो बताया आपको. वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था. यहाँ तक क्लियर? बराबर. तो व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? इसका उल्टा. हाँ, इसका उल्टा. वेरी गुड. लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुमको पता होना चाहिए. अब जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव मतलब लेंस, इसका एपर्चर अलग शेप का भी हो सकता है. मतलब यू कैन हैव अ रेक्टेंगुलर एपर्चर आल्सो. अगर एपर्चर सर्कुलर हुआ, सर्कुलर, तो लेंस सर्कुलर शेप का हुआ तो उसमें एक्स्ट्रा 1.22 लिखते हो. और माइक्रोस्कोप के केस में 1.22 क्यों आया था? बिकॉज ऑफ सेल्फ लुमिनस. यहाँ पे 1.22 क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ सर्कुलर एपर्चर लिखा हुआ है. फॉर सर्कुलर एपर्चर व्हाट इज एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? 1.22 लैम्डा बाई ए. तो 1.22 हम लोग नॉर्मली लिखेंगे क्योंकि हम लोग जो लेंस यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? सर्कुलर एपर्चर के होते हैं. दूसरे शेप के भी लेंस होते हैं. You have different shape of lens. Maybe you don't know, but they exist. So what will be dissolving power? A upon 1.22 lambda. Clear? हो गया आपका theory part खत्म. So we'll now move ahead to the next question. Example 7.7. Again a very simple question. A telescope has objective of diameter. टेलीस्कोप अब भी देखा ए. तो टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर, मतलब ए कितना है? 2.5 मीटर. व्हाट इज एंगुलर रेजोल्यूशन? एंगुलर रेजोल्यूशन मतलब डी थीटा. तो आपको डी थीटा पूछा है. फाइंड व्हाट इज डी थीटा. इफ
when it observes at 5500 angstrom, मतलब wavelength of light is 5500 angstrom, मतलब 10 raised to 5.5 to 10 raised to -7 मीटर। तो क्या था फॉर्मूला? 1 पॉइंट, यस ऑफ कोर्स 1.22 भूलना नहीं। ओके, तो डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए। तो डी थीटा इक्वल टू 1.22 इंटू 5.5 इंटू 10 रेज टू -7 बाई ए। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.5। इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आता है। वैसे तो रफली रफली तो आ ही गया ना, 1.25 मान लेंगे, ऊपर नीचे 2.5 है, तो 1 जा 2 जा 5.5 का आधा 2.6 के आसपास ही आएगा। 1.22 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 2.684 इंटू 10 रेज़ टू -7, 2.684 इंटू 10 रेज़ टू -7 रेडियन। तो क्वेश्चन इसके बहुत ही सिंपल है। वेव ऑप्टिक्स के ओवरऑल क्वेश्चन सिंपल है, तो इसको पहले ये सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.8, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय अ माइक्रोस्कोप? अभी माइक्रोस्कोप बोला है। हैविंग विजुअल एंगल, विजुअल एंगल मतलब अल्फा, विजुअल एंगल मतलब अल्फा, वो देखा था ना, अल्फा एंगल बनता है, हमने अभी देखा ना। ये जो अल्फा एंगल बनता है इसको विजुअल एंगल बोलते हैं। तो विजुअल एंगल अल्फा कितना है? 30 व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है नंबर 1 अल्फा दैट इज 30 डिग्री, उसके बाद वेवलेंथ 5 × 10⁻⁻7 मीटर, और हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी। तो डी का फॉर्मूला क्या यूज होगा? लैम्डा अपॉन, हाँ, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। अब यहाँ पे 1.22 यूज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि ये सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है, और म्यू भी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं नहीं बोला है कि ऑब्जेक्ट स्पेस में कोई और लिक्विड है, तो हम लोग एयर मान के चलेंगे। ओके, तो सिंपल 5 × 10⁻⁻7, 2 × sin 30 इज हाफ, तो ये तो कैंसिल हो गया, -7 मीटर। डन। क्वेश्चन नंबर 16, practice problem number 16. In a double slit arrangement, the slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength. तो एक काम करूंगा मैं, I will just write down what is given while reading the question itself. आपको क्या बोला है? स्मॉल डी, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स आर सेपरेटेड, स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी होता है, 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। वेरी गुड। ओके, आगे बोला है what is the angular separation in radians between the central maximum and adjacent maximum? एक बार बताओ, सेंट्रल मैक्सिमम मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसके दोनों साइड पे क्या होता है? मिनिमम डार्क, डार्क बैंड। उसके बाद क्या होता है? सेकेंड, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये डिफ्रैक्शन नहीं है, ये डबल स्लिट अरेंजमेंट है। ब्राइट डार्क और इक्वल विड्थ के होते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट और उसके बाजू वाला अगला ब्राइट, डार्क नहीं बोल रहा हूं मैं, सेंट्रल ब्राइट उसके बाजू वाला अगला ब्राइट, नेक्स्ट ब्राइट, इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हुआ था हमने? फ्रिंज विड्थ। तो तुमको फ्रिंज विड्थ पूछा है, लेकिन क्या पूछा है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है, थीटा पूछा है। क्या पूछा है? थीटा। तो थोड़ा क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो। आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब बेसिकली थीटा विच इज बीटा बाय कैपिटल डी। हाँ, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं। दूसरे केस में क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा, मतलब वही मैक्सिमा सेंटर और उसके बाजू वाला ऑन अ स्क्रीन
50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब कैपिटल डी अगर 50 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज बीटा। तो दोनों केस में बीटा ही पूछा है, एक केस में आपको एंगल के टर्म में पूछा है, एक केस में आपको डिस्टेंस के टर्म में पूछा है, तो फिर वेरी सिंपल थिंग। तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग, बताओ पहले मुझे बीटा बता दो, बेस्ट है, बताओ। कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बीटा बाय कैपिटल डी इज लैम्डा बाय डी, बराबर। इसी को तुमने थीटा बोला है कि नहीं, बोला है कि नहीं, थीटा बोला है ना। हाँ, तो पहले थीटा फाइंड करो, तो पहले थीटा फाइंड कर लो। व्हाट इज थीटा, लैम्डा बाय डी, एंड व्हाट इज डी, 100 लैम्डा, तो कितना आ गया 10⁻⁻² रेडियन। नंबर 2, यहाँ ध्यान दो एक मिनट, बीटा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाय, अपन ये कौन है, मतलब थीटा है, तो बीटा क्या होता है, थीटा डी होता है। ओके, तो 10⁻², और वो 50 सेंटीमीटर था, 0.5, तो 5 × 10⁻³ मीटर हो गया। सेवनटीन्थ क्वेश्चन बाकी है हमारा पोलराइजेशन का। आई थिंक वी हैव डन दिस, चलो कोई बात नहीं, बाकी होगा तो वी विल डू दैट ऑल्सो, पर पहले 19 करवाने दो। 18 पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का सेटअप बताना पड़ेगा मुझे। 19 नंबर, इन फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन बाय अ नैरो स्लिट, मतलब सिंगल स्लिट है, क्योंकि फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन होता भी सिंगल स्लिट पे है। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब कैपिटल डी, क्या दिया कैपिटल डी आपको, 2 मीटर दिया है, from the lens to obtain the diffraction pattern. If the slit width small a कितना है 0.2 mm, मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर, and the first minimum is 5 mm on either side of the central maximum. सेंट्रल मैक्सिमम के इधर साइड, इधर मतलब या लेफ्ट में या फिर राइट में, याद है ना, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम से राइट में या सेंट्रल मैक्सिमम से लेफ्ट में पहला मिनिमम कितने डिस्टेंस पे है, 5 mm। आपको याद है क्या, इसको हमने x बोला था, याद है क्या, और सेंट्रल मैक्सिमम के विड्थ को 2x बोला था क्या, यस। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 mm है, 5 mm है, मतलब बेसिकली हाफ विड्थ है ये, 5 × 10⁻³ मीटर। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड पूछा है, व्हाट इज लैम्डा। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग, यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर विड्थ, विड्थ इज 2x, क्या था ये पूरा, 2 लैम्डा डी बाय ए, तो x क्या आ गया, अरे x क्या आ गया, हाँ, तो लैम्डा डी बाय ए, तुमको क्या फाइंड करना है, लैम्डा, तो क्या आएगा एक्स ए बाई डी, तो फॉर्मूला बन गया। तो यू हैव लैम्डा इक्वल टू एक्स ए बाई डी, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, ए, व्हाट इज ए, 2 × 10⁻⁴ अपॉन डी, डी कितना है 2 है ना, कैंसल कैंसल, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 5000 एंगस्ट्रॉम, आंसर में दिया गया 5000, चेक करो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intensity of light coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other slit. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या बोला है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेट अस से I1 कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इज ट्वाइस दैट ऑफ कमिंग फ्रॉम अदर, मतलब I1 इक्वल टू 2I2 या तो I2 इक्वल टू 2I1, जैसा भी आपको लेना है वैसा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, what will be the approximate ratio of the intensities of bright and dark fringes in the resulting interference pattern। अब यहाँ पे होता है बहुत जबरदस्त वाला कंफ्यूजन, पहले बोला है इंटेंसिटी फ्रॉम वन ऑफ द सोर्सेज इज 2 टाइम्स ऑफ अदर, मतलब I1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I2, फिर बोला है रेशियो बताओ,
तो बोलोगे 1/2, 1/2 या फिर 2:1, नहीं 2:1 नहीं आएगा ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल सोर्सेस है। ये जब स्क्रीन पे पहुंच के इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, वहां पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बैंड्स बनेंगे। तो ब्राइट मतलब मैक्सिमम, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्क मतलब मिनिमम। तो आपको पूछा है ब्राइट और डार्क जो बैंड्स बनेंगे उसका इंटेंसिटी का रेशो, मतलब मैक्सिमम टू दैट ऑफ मिनिमम का रेशो, ये पूछा है। तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर इसके बाद याद रखना आप, इट इज I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2 स्क्वायर। ऐसे ही होता है। अब एक काम करना, तुम्हारे पास I1/I2 है, कितना है 2, तो I2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो। ओके, तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। तो I max by I mean is I2 कॉमन, एक्चुअली I2 का स्क्वायर कॉमन, I2 का स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे आएगा I1/I2 प्लस 1 अपॉन I1/I2 माइनस 1 का स्क्वायर। I2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। I1/2 कितना था 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 9/1, नहीं 30, आंसर 34 दिया है। हाँ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जब तुम इंटेंसिटी लिखते हो, अगर अगर नहीं भी याद रहा है ना, डायमेंशनली सोचो, डायमेंशनली सोचो। यहाँ पे तुम इंटेंसिटी लिख रहे हो, वहां पर इंटेंसिटी का स्क्वायर लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलता ना। तो रूट ऑफ I1 रूट ऑफ, हाँ ऐसा आता है। अगर ऐसा आया तो फिर इसमें से ये गया और ये भी गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक। फिर बताओ अभी आंसर क्या आएगा, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 का स्क्वायर। √2 1.414 प्लस 1 2.414 इसका स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर लो, उसको स्क्वायर कर लो, तो देखो क्या आएगा, 2.414 डिवाइड बाय 0.414, 5.83, इसका स्क्वायर 33.9999, मतलब 34, 34:1, 34:1 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A parallel beam of green light of wavelength 546 nanometer passes through a slit of width 0.4 nanometer. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away. What is the distance between two first order minima? घुमा फिरा के बातें है। चलो मैं बताता हूँ पूछा क्या है। आपको पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या बोला है। A parallel beam of green light, we don't care, green light, red light, I don't care, wavelength कितना है वो important है। 546 नैनोमीटर मतलब 5.46 into 10⁻⁻7 मीटर, passes through a slit of width 0.4 mm मतलब 4 into 10⁻⁻4 meter. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen, capital D, 4 into 10⁻⁻2 meter away, 40 सेंटीमीटर है, -1 होना भी चाहिए, 4 सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, करेक्ट है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, दोनों फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, दोनों विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, उसके सेंटर के लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और राइट साइड में भी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। तो तुमको ये पूछा है मतलब क्या पूछा है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कैसे घुमा घुमा के बातें करते हैं, तो आपको सीधा नहीं बोला,
सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बताओ। आपको बोला कि दो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो क्या है ये 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 इंटू 5.46 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁻1 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 गया, 10⁻⁸ में से -4 गए तो -4, और 5.46 का डबल 10 पॉइंट इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या तो ऐसा लिख लो, या तो 0.1092 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 0.1092 माइक्रोमीटर। अभी आंसर क्या है देख लो, बढ़ेगा क्या है 10, अरे ठीक है आपको, चलो ठीक है मिलीमीटर ओके बढ़ेगा, कोई बात नहीं। ये कैलकुलेशन बराबर है क्या, बराबर है ना, आई एम ट्रस्टिंग यू, बराबर है ना, वैसे भी क्या 5 का डबल 10.4692 बराबर है। आपको मिलीमीटर में लिखना अगर है, मिलीमीटर में, हाँ इंटू 10⁻⁻³ मीटर, तो आंसर मिलीमीटर में है क्या, हाँ तो ठीक है, तो माई मिस्टेक, मैंने वो डिजिट्स यहाँ के वहां कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। What must be the ratio of slit width मतलब A to that of wavelength मतलब lambda for a single slit to have the first diffraction minimum at 45 degree? First diffraction minimum, फर्स्ट मिनिमम हो, सेकंड मिनिमम हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कुछ भी हो, हम डिनोट करते हैं थीटा से। अगर आपको याद होगा थीटा एन इज एन लैम्डा बाई ए, मिनिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए था, मिनिमा के लिए था, मैक्सिमम के लिए नहीं था, इसलिए था मिनिमा के लिए, बराबर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला फॉर्मूला के सेक्शन में जाएगा। हमको दिया हुआ है फर्स्ट मिनिमम मतलब θ1 कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, नहीं चलेगा, π/4 इसमें रेडियन में, बराबर। ठीक, फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, A/λ। ठीक, ये आ गया आपका फॉर्मूला। सॉल्यूशन θ1 इक्वल टू लैम्डा बाई ए, बराबर ना, तो A/λ इक्वल टू 1/θ1 मतलब 4/π 1.272, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit. The diffraction pattern is observed on a screen 2.5 meter from the slit. If the width of central maximum is 6 mm, what is the slit width if the wavelength is 500 nanometer visible light, 550 micrometer मतलब infrared radiation, and 0.5 nanometer that is X-rays. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको बोला है कि हमारे पास एक डिस्टेंट सोर्स है, वहां से जो रेडिएशन आ रहा है वो एक स्लिट से पास होने के बाद एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है ऑन अ स्क्रीन व्हिच इज 2.5 मीटर अवे। इफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मतलब W मतलब क्या 2 लैम्डा डी बाई ए, ये कितना दिया हुआ है आपको 6 mm मतलब 6 × 10⁻⁻³ मीटर में, ये आ गया आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो व्हाट इज द स्लिट विड्थ, व्हाट इज द स्लिट विड्थ मतलब ए, व्हाट इज द स्लिट विड्थ मतलब ए if wavelength in the first case is 5 मतलब 5 × 10⁻⁷, in the second case is 50 micrometer मतलब 5 × 10⁻⁵। नंबर 3 0.5 mm, 0.5 nm है क्या, nm 0.5 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁴
मतलब 5 × 10⁻⁻, बराबर बराबर। ओके, लेट मी जस्ट वेरीफाई, एक बार इसको वेरीफाई करने दो। आई डोंट नो इफ दे हैव रिटन करेक्ट, देयर शुड नॉट बी एनी प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये है, अब फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया था, लिख दिया था ना फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? 2 λ/d/a। तुमको क्या चाहिए? ए। तो ए क्या आएगा? अभी अगर तुम स्मार्ट हो, जो तुम हो, यू आर स्मार्ट, क्योंकि 3 केस है ना, तो एक काम करना, 3 केस है, सिर्फ लैम्डा अलग अलग है, बाकी सब सेम है। सब सेम है कि नहीं? पक्का कि नहीं? तो एक काम करना ना, सिर्फ इसको अलग से फाइंड करके रख लो। व्हाट इज डी? 2.5। व्हाट इज वेट? 6 × 10⁻³ ओके, बराबर। लो, लैम्डा बाद में करेंगे कैलकुलेट, कितना आएगा? ये कितना आएगा? 5/6 कितना होता है? 5/6 कितना होता है? 0.8333 इंटू, हाँ तो कितना हो गया? तो अरे वो 10⁻³ ऊपर गया तो कितना हो गया? 833.33। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ना, तो बस वही था। अभी ये 3 केसेस है, तो एक एक करके। पहले केस में A1 833.33 λ1। व्हाट इज λ1? 5 × 10⁻⁻⁷ ओके। अब क्योंकि आप स्मार्ट हो ना, हो कि नहीं? अरे इतना डाउट क्यों खुद के ऊपर? कितना है ये? 4166.65, मतलब ये 5 भी हर जगह पे आ रहा है, तो 416, क्या लिखो आगे? 66.65 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हो गया पहला केस। नैनोमीटर में लिखना है अगर, तो नैनोमीटर में लिख लो, इट इज ओके। सेकेंड केस A2 क्या आएगा? 833.33 λ2। व्हाट इज λ2? 5 × 10⁻⁻5, तो यह आ जाएगा 4166.65 इंटू 10⁻⁻5। और आंसर वेरीफाई भी करते जाओ, हो सकता है मैंने कुछ, बराबर है, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, नहीं ना? नहीं की, ओके गुड। तो नंबर 3, 833.33 λ3। व्हाट इज λ3 वैल्यू? 5 × 10⁻⁻10 था ना? यस। तो ये आएगा आपके पास 4166.65 इंटू 10⁻⁻10। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ यू वांट, ऑफ कोर्स मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। आई डोंट नो, मे बी पहला आंसर माइक्रोमीटर में बेटर हो, दूसरा मिलीमीटर में, तीसरा नैनोमीटर में। पहले आंसर को अगर तुमको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 416.65। अगर माइक्रोमीटर में करना है तो 10⁻⁻1 इसको दे दोगे तो ये माइक्रोमीटर आ जाएगा। इसको मिलीमीटर में कर लोगे तो 10⁻⁻5 से -2 इसको दे दो, 41.6665 मिलीमीटर। और तीसरा नैनोमीटर में आ जाएगा 416.665 नैनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A star is emitting light at wavelength of 5000 angstrom. So a star is emitting light at a wavelength of 5000 angstrom. So 5 × 10⁻⁻7 meter. Determine the limit of resolution of a telescope having an objective of diameter 200 inch. Objective of diameter मतलब A, 200 inch. 1 inch is 2.54 to be precise centimeter, बराबर। तो एक काम करना, नहीं नहीं रुको जरा, तुम भाई बहुत कर रहे हो, हमको चाहिए मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा ना मैं तुमको उसके आगे बता रहा हूँ। ये 10⁻⁻4 + 2 गए, तो 2.54 का डबल 5.08
मीटर। बराबर। हाँ, तुमको फाइंड क्या करना है, लिमिट ऑफ मतलब डी, और स्टार सेल्फ लुमिनस होता ना, होता है ना सेल्फ लुमिनस, तो फॉर्मूला क्या आएगा? वे डी थीटा, ठीक है ना, बट नोटेशन में क्या फर्क पड़ता है? डी थीटा, ओके। हाँ, तो 1.22 लैम्डा बाई ए। तो डी थीटा इक्वल टू 1.22, व्हाट इज लैम्डा? 500 टू -7 अपॉन 5.08। अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, क्योंकि ये 5 कैंसल, तो 1.-7 रेडियंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। वापस आ गया बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 0.32 mm। अभी देखो, ब्राइट बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हो या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, डिफरेंस सिर्फ है द वे इन विच यू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तुम दो स्लिट यूज करके कोहेरेंट सोर्सेस बनाते हो, और बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में तुम बाइप्रिज्म यूज करके कोहेरेंट सोर्सेस बनाते हो। दोनों पैटर्न तो इंटरफेरेंस ही देते हैं तुमको। तो जो फॉर्मूला तुमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था, वही सारे फॉर्मूला बाइप्रिज्म में भी यूज होंगे, राइट। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, मतलब फ्रिंज वेट मतलब बीटा, तो आपको बीटा दिया हुआ है, बीटा पूछा है, दिया, देखते हैं। अच्छा ठीक है, इज 0.32 mm। तो mm को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 × 10⁻⁷ मीटर। आगे बोला है बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, मतलब अगर मैं वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। पहले कितना था वेवलेंथ? 6000, अब कितना कर लिया? 4800, मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁷। वैसे कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था हमने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आगे क्या बोला है, बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, मतलब व्हाट इज द न्यू फ्रिंज विड्थ, नहीं गलत, व्हाट इज द डिफरेंस इन द न्यू एंड इनिशियल फ्रिंज विड्थ। तो बीटा 2 पहले फाइंड करो, और फिर व्हाट इज द डिफरेंस ये देखो। देखो आइडियली स्पीकिंग, तुमको अगर नहीं समझ में आया ना कि बीटा 1 माइनस बीटा 2 की बीटा 2 माइनस बीटा 1, तो मॉड ले लेना। वैसे समझने की बात ही नहीं है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो डेफिनेटली वेवलेंथ कम हुआ तो बीटा कम हो जाएगा, मतलब तुमको बीटा 1 माइनस बीटा 2। ओके, तो ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि बीटा इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बराबर। तो बताओ सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके आगे क्या करेंगे? तो यहां से तुम देख रहे हो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बीटा 2 बाय बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, बराबर। अब इससे भी तुमको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं, आई नो व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस। तुम यहाँ पे ना लैम्डा 2 लैम्डा 1 की वैल्यू डालोगे, बीटा 1 की वैल्यू डालोगे, बीटा 2 फाइंड करोगे। ऐसा ही करोगे, ऐसा ही करोगे, ऐसा ही करोगे ना, जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्या हो गया? चलो ठीक है, छोड़। यू शुड ट्राई द अदर वे राउंड, हर चीज मैं क्यों बताऊँ, शॉर्टकट है उसका, तो सोचो अभी शॉर्टकट क्या है। तो अब मैंने तुमको एक चीज बोली थी कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 है, तो एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम वैसे भी क्या हो जाता, कैंसिल। बट ठीक है, अभी कर ही लिया तो क्या, 4.8/6 10⁻⁷ कैंसिल। लेकिन तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम ढूंढते रहोगे कहाँ गया। व्हाट इज बीटा 1? 0.32 mm, और आंसर भी mm में है क्या? या तो फिर 10⁻³ को भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है रहने दो, में रहने दो। 6 का टेबल पता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है।
8 जा एंड, अरे 0.6 8 जा तो 0.6 10 जा होगा ना। अरे हाउ मच, कितना सोचते हो? क्या 2.8 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻3, ये -2 था और ये 10 ऊपर गया तो -3। 32 8 का नहीं आता तो 320 में से 64 माइनस करना सीख लो। 43 20 में से 64 निकाल दिया तो 256। तो 256 10⁻⁻3 तो 0.256 mm। ये है न्यू, बराबर है क्या? बराबर है ना? ये है न्यू फ्रिंज विड्थ। ये बीटा 2 है, क्या है ये? बीटा 2 है। तुमको क्या चाहिए था? डेल्टा बीटा। तो बीटा 1 माइनस बीटा 2, व्हाट इज बीटा 1? 0.32, तो 0.320 ऐसा लिख दूंगा मैं, माइनस 0.256। अभी तो किया था, अभी तो सब्ट्रैक्ट, अभी तो किया तुमने ये 0.06 हो गया, डन। So let us now move to question number 18. In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of the eyepiece at a distance of 1.2 meters from the slits. The distance between the central bright band and the 20th bright band, सेंट्रल और पहले ब्राइट बैंड में, पहले में डिस्टेंस होता है फ्रिंज विड्थ बीटा। तो सेंट्रल और 20th में होगा 20 बीटा। तो 20 बीटा डिस्टेंस कितना है? 0.4 सेंटीमीटर। When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece, अभी बायोप्रिज्म और आईपीस के बीच में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। अगर आईपीस से 90 सेंटीमीटर है तो स्लिट से कितना है? 0.3, मतलब 30 सेंटीमीटर। ओके, 0.3 मीटर ऑफ कोर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के लिए जो सपोर्टिंग थ्योरी चाहिए वो डिलीट कर दिया था 11th के रे ऑप्टिक्स में। मतलब 11th के रे ऑप्टिक्स में तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्योरी पता होना चाहिए था, और 12th के वेव ऑप्टिक्स में तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए था, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं दोनों बता देता हूँ। तो जो 11th के रे ऑप्टिक्स है, डिलीटेड टॉपिक है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। अब ये कॉन्जुगेट फोकाई मेथड क्या है पहले वो समझो, और उसके बाद जो 12th से डिलीटेड है वो है, मतलब डिलीटेड मतलब अभी नहीं है वो, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप नहीं दिखाते हो। तो मैं बता देता हूँ व्हाट इज फ्रेस्नेल बायप्रिज्म का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हाँ, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट और उसका जो सेटअप है वो। ओके, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट फोकाई मेथड पे आते हैं। द आइडिया इज वेरी सिंपल। मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक लेंस है, तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। तो लेट अस से इमेज बन गया स्क्रीन पे, क्या बना? स्क्रीन पे। ये है डिस्टेंस, लेट अस से दिस इज u1 और दिस डिस्टेंस इज v1, बराबर। लेंस इज एट पोजीशन L1, गुड, बराबर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आई में हैव 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। 2 क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें 2 सोर्सेस लगते हैं 2 सोर्सेस। तो एक काम करता हूँ, मैं S1 और S2 बोल देता हूँ। तो S1 और S2 में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो लेंस है जो L1 पोजीशन पे है, इसने इसी 2 सोर्सेस के इमेज बना दिए। कहाँ पे? स्क्रीन पे। और ऐसा हो सकता है कि जो 2 इमेजेस हैं, या तो वो दोनों इमेजेस लार्ज डिस्टेंस पे कंपेयर टू ओरिजिनल सोर्सेस। तो मैं मान लेता हूँ इसको, लेट अस से इसको D1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? D1। यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज है, क्योंकि यू सी S1 S2 में डिस्टेंस कितना था? D। यहाँ पे D से ज्यादा डिस्टेंस है, तो इमेज क्या है? मैग्नीफाइड है। अब अगर मैं सिर्फ लेंस का पोजीशन चेंज करता हूं, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं ऑब्जेक्ट है, जहां इमेज बन रहा था वहीं इमेज बनेगा, सिर्फ हमने इमेज लेंस का पोजीशन क्या कर दिया? चेंज।
अब हमने लेंस को रख दिया उसके सेकंड फोकस पे। तुमको पता होना चाहिए ना, लेंस के दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे, इसलिए कॉन्जुगेट फोकाई, कॉन्जुगेट, एक दूसरे के अपोजिट वाले फोकस। तो पहला हमने पहले फोकस पे रखा था, दूसरा अब हम लोग दूसरे फोकस पे रख रहे हैं। लेंस सेम लेंस है, सेम ऑब्जेक्ट है। पहले इमेज कहाँ बना था? स्क्रीन पे। अभी कहाँ बनेगा? स्क्रीन पे। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, पहले केस में अगर इमेज मैग्नीफाइड था, अगर इमेज मैग्नीफाइड था तो दूसरे केस में डिमिनिश्ड होगा, बराबर। अगर पहले केस में डिमिनिश था तो दूसरे केस में मैग्नीफाइड होगा। दैट इज ओनली डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो इमेज साइज उसको बोल दूंगा मैं D2। ऑब्जेक्ट साइज दोनों में सेम था, D, और इमेज साइज पहले में D1 दूसरे में D2, पहले में मैग्नीफाइड तो दूसरे में डिमिनिश, पहले में डिमिनिश तो दूसरे में। अब ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज मतलब सेकेंड केस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U2, वो पहले केस का इमेज डिस्टेंस है V1, और जो V2 वो है U1। दिस इज व्हाट हैपेंस। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अभी आपने रे ऑप्टिक्स में और एक चीज सीखी है, पक्का सीखी है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सीखी है, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने ही सिखाया था, बताया था ना। हाँ, एक साल हो गया वो ठीक है, लेकिन तो पहले केस में इमेज साइज, पहले केस में इमेज साइज कितना है? D1। ऑब्जेक्ट साइज तो D है। पहले केस में इमेज डिस्टेंस कितना है? V1 और U1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में D2/D इक्वल टू V2/U2, लेकिन V2 इज U1 और दिस इज V1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर? हमको तो वैसे सिर्फ पहला इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी कॉन्जुगेट फोकस मेथड देख ही रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेंगे, बराबर। हमारा काम हो गया, इक्वेशन 1 से हमारा काम हो गया। अब दोनों को एक काम करो, इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा? D1/D, D2/D इक्वल टू V1/U1, U1/V1। मतलब D1 इंटू D2 अपॉन D स्क्वायर इक्वल टू 1। तो D स्क्वायर इक्वल टू D1 D2, तो D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D1 D2। ये तुमने रे ऑप्टिक्स के JEE में फॉर्मूला यूज किया है, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2, ऐसा आता है। हमने किया है ये, मैंने तब बताया था कि तुमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रख लो। ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। और मुझे तो वैल्यूज भी याद है, पहले केस में इमेज साइज था 2 सेंटीमीटर, दूसरे में था 8 सेंटीमीटर, तो 2 × 8 16, 16 का रूट 4, तो ऑब्जेक्ट साइज वॉज 4। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो सिर्फ अभी इतना याद रख लेना। अब फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, नॉट द थ्योरेटिकल वन। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखो, आइडियली स्पीकिंग व्हाट व्हाट वी डू इज, हमारे पास होता है ऑफ कोर्स एक सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो आई विल पुट अ सोर्स ऑफ लाइट समवेयर ओवर हियर। उसके बाद एक बायप्रिज्म लगने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स बायप्रिज्म और सोर्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब नॉर्मली क्या होता है ना, मेरे पास अगर सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, उसका बायप्रिज्म है, बायप्रिज्म इज योर डिफ्रैक्टिंग सिस्टम। उसके बाद एक स्क्रीन होता है जहाँ पे तुम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखते हो, स्क्रीन पे देखते हो ना। हाँ, इस सेटअप में स्क्रीन पे नहीं देखते। इस सेटअप में हम लोग आईपीस के थ्रू अपने आंखों में देखते हैं। मतलब जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कहाँ बन रहा है? राइट इन योर आई, डू नॉट फॉरगेट दिस। तो ऐसे केस में दिस इज व्हाट हैपेंस। ये है बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, और ये सारे मूवेबल पार्ट्स हैं। यहाँ पे तुमने बायप्रिज्म लगा के रखा हुआ है, इसके बाद तुम एक लेंस लगाओगे, सारे मूवेबल पार्ट्स है। अब क्वेश्चन पढ़ो। In a bioprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of eyepiece. Focal plane of eyepiece, eyepiece. Okay. At a distance of 1.2 meter from the slits. तो स्लिट से, स्लिट मतलब बायप्रिज्म, स्लिट मतलब क्या?
बाइप्रिज्म, राइट। और तुम देख रहे हो कि सोर्स और बाइप्रिज्म दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस, मतलब सोर्स टू आईपीस डिस्टेंस, मतलब बाइप्रिज्म टू आईपीस डिस्टेंस ये कितना है 1.2 मीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड 20th, मतलब वो जो डिस्टेंस है उसको मैं फिलहाल अगर x मान लेता हूँ तो कितना है 20 बीटा, और वो कितना है, कितना दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चलो बाद में कन्वर्ट करते बैठेंगे। तो यहाँ से तुमको बीटा मिल जाएगा, बीटा क्या आएगा 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया अपॉन 20। व्हाट इज 4/20 1/5, व्हाट इज 1/5 0.2, 0.2 मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर, तो आपको फ्रिंज बिट मिल गया, बीटा की वैल्यू मिल गई। आगे क्या बोला है, when the convex lens is placed between the biprism and eyepiece 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, तो हमने ना आईपीस और बाइप्रिज्म के बीच में एक लेंस यूज कर लिया, लेंस यूज कर लिया, लेंस यहाँ पे लेंस है, ठीक है। इसका डिस्टेंस आईपीस से कितना है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 30 सेंटीमीटर, बराबर। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाउ मच 30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हाउ मच 90। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये U1 है, ये क्या है V1, ओके। तो ये U1 इज हाउ मच 30 और V1 इज हाउ मच 90 सेंटीमीटर, एक्सेलेंट। देन क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस, virtual magnified images is found to be 0.9 D1, वेरी गुड। तो D1 की वैल्यू कितनी है 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिलहाल रखो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते बैठेंगे बाद में। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, मतलब लैम्डा। तो इतना तुमको अगर पता है तो नाउ वी कैन थिंक ऑफ हाउ टू सॉल्व। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, बता तो दिया मैंने, बता दिया ना। तुमको बीटा दिया हुआ है, लैम्डा पूछा है, व्हाट इज बीटा, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। आपको क्या फाइंड करना है लैम्डा, तो व्हाट इज लैम्डा, बीटा स्मॉल डी बाय, बीटा पता है यस, कैपिटल डी पता है यस, क्या नहीं पता, वेरी गुड। तो स्मॉल डी नहीं पता तो फिर मैंने अभी तो बताया था, देखो क्या था, हाँ D1 बाय डी इक्वल टू V1 बाय U1, तो व्हाट इज डी U1, U1 बाय V1 इंटू D1, हो गया। यहाँ से D मिलेगा, वो D वहां सब्स्टिट्यूट करोगे, खत्म। तो अब लेट अस जस्ट पुट वैल्यूज हियर, तो यू विल गेट D इक्वल टू U1 कितना था, भूल जाते हो ना 30/90, D1 कितना था 0.9 सेंटीमीटर में था कि नहीं, ये भी सेंटीमीटर में था कि नहीं, वो तो हो गया कैंसिल, हो गया ना कैंसिल, हाँ तो ये सेंटीमीटर में बचा, तो 1 जा एंड 3 जा, 0.9 मतलब 9/3 × 10⁻⁻1, और सेंटीमीटर का मीटर -3, तो 3 × 10⁻³ मीटर, मतलब 3 mm, स्मॉल डी मिल गया। तो व्हाट इज लैम्डा, बीटा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, व्हाट इज बीटा 5 कैसे, हाँ 2 × 10⁻⁻4, स्मॉल डी कितना 3 × 10⁻², और कैपिटल डी कितना था 1.2 था, बराबर, सही है। ऊपर है 6, नीचे है 12 × 10⁻², और यहाँ पे 1 एंड 1/2 10⁻² माइनस, तो 5 × 10⁻⁻7 मतलब 5000 है क्या आंसर में, यस, तो 5000 एंगस्ट्रॉम, डन। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 बचता है, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू, so that is the end of the syllabus.